तो यार सीबीएसई के थ्रू सैम्पल पेपर आ चुका है, तो स्टार्ट करते हैं इस सॉल्यूशन को। इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सेक्शन ए में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के, और इसके बाद में सेक्शन बी में है वेरी शॉर्ट के 6 क्वेश्चन होंगे, एंड सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होंगे, है ना, शॉर्ट के 3 मार्क वाले, एंड इसके बाद में सेक्शन डी में 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5 मार्क के लिए। फिर सेक्शन ई भी है, सेक्शन ई के अंदर में केस बेस्ड क्वेश्चन हैं जो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले तो आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या है, ड्रॉपर की मदद से आप H2SO4 को उसके अंदर में डाला जा रहा है। किसके अंदर में, टेस्ट ट्यूब को जिसमें होल्ड करके रखा हुआ है। टेस्ट ट्यूब के अंदर में है सोडियम क्लोराइड, ऊपर से ऐड कर रहे हैं हम H2SO4। फिर इसके बाद में मॉइस्ट लिटमस पेपर उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर में रखा जा रहा है। और टेस्ट ट्यूब के ऊपर में कॉर्क है, जो कि कॉर्क क्या होता है, टेस्ट ट्यूब को कवर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और पेयर ऑफ टोंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उसको होल्ड करने के काम आएगा, है ना। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पूछा है कि क्या होगा, द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। अब मॉइस्ट लिटमस पेपर जो अंदर ऐड कर रहे हैं ना, उसके अंदर में चेंज इन कलर होगा, और वो चेंज इन कलर क्यों हो रहा है उसको आपको साइंटिफिक रीज़न देना है, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ दे रखे हैं पहले से ही कि प्रेजेंस ऑफ एसिड की वजह से हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ बेस की वजह से हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, या फिर प्रेजेंस ऑफ द लिटमस एक्शन की वजह से हो रहा है ना। अब जिस सिचुएशन में मैं आपको ये आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में आप आंसर लिखते जाओ। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है ओनली 3, एंड ऑप्शन डी है ओनली 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी में, यानी ओनली थर्ड स्टेटमेंट सही है, प्रेजेंस ऑफ द H+ आयन इन द सॉल्यूशन। देखो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ कि NaCl जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, एक सॉल्ट है, उसके ऊपर से H2SO4 ऐड करा जा रहा है। जब H2SO4 ऐड होगा ना, तो H2SO4 क्या है, एक एसिडिक बिहेवियर का है, और अरेनियस की एसिड बेस थियोरी जो है वो क्या बोलती है कि H+ आयन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एसिड के अंदर। तो जैसे ही आप एसिड का एक्स्ट्रा अमाउंट न्यूट्रलाइज में सॉल्यूशन में ऐड करोगे, उसका एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे H+ आयन इंक्रीज होगा। दिस इज द साइंटिफिक रीजन, राइट। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है 4HCl के साथ में, एंड मैग्नीज क्लोराइड NH2O एंड Cl2 बना रहे हैं, है ना। इस केमिकल रिएक्शन को तो इन्होंने बैलेंस करके भी दे दिया, बट आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, राइट। ऑप्शन देख लेते हैं। MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2 एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। ऑप्शन बी है MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2 एंड HCl इज ऑक्साइड टू Cl2। ऑप्शन सी है MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू MnCl2 एंड HCl इज रिड्यूस्ड टू Cl2। ऑप्शन डी है MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू MnCl2 एंड HCl इज रिड्यूस्ड टू H2O। ऐसे सिचुएशन में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, राइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का भी सॉल्यूशन देखो आप, है ना। सॉल्यूशन के अंदर में जो है आपका, इन द फॉलोइंग रिएक्शन HCl इज ऑक्साइड टू Cl2, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। HCl का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, है ना। HCl का ऑक्सीडेशन क्यों बोला, राइट। तो ये रीज़न है इसका कि अगर स्टार्टिंग में आप देखो रिएक्टेंस के अंदर में H के साथ में क्या है, Cl, प्रोडक्ट हैंड साइड में देखो ओनली Cl2 है, H चला गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। 4 चीज़ें होती हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, इसको बोल के हम रिडक्शन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2 का। अब ध्यान से देख लो यहाँ पे, MnO2 के साथ में पहले क्या होता था, ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट हैंड साइड में Mn अकेला है, नहीं है वैसे तो, Cl2 है उसके साथ में, बट ऑक्सीजन तो चला गया ना, ऑक्सीजन चला जाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। नाउ द थर्ड वन के अंदर क्या दिया हुआ है कि आपको एक सिचुएशन दी हुई है, इसके अंदर में वॉच ग्लास है, मैग्नीशियम रिबन है, टोंग है जिससे कि थ्रू रिबन को पकड़ रखा है, बर्नर जो है जो कि ऑन है, नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड के पीसेस गिर रहे हैं क्योंकि मैग्नीशियम की रिबन बर्न हो रही है। अगर आपको याद हो तो इस पर्टिकुलर चैनल पे मेरा सबसे पहला वीडियो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर था, मैं उसके लिंक दे दूँगा, अगर तुमने नहीं देखा है तो देखो उसको, है ना। तो अब देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज़ करेक्ट ऑब्जर्वेशन रिएक्शन सोन इन द अबव सेटअप। तो इस
पर्टिकुलर सेटअप के अंदर में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके लाना है। तो ऑप्शन है आपके ब्राउन पाउडर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ऑप्शन बी है कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व्ड। ऑप्शन सी मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द ब्रिलियंट वाइट लाइट। ऑप्शन डी है रेडिश ब्राउन गैस विद द स्मेल ऑफ द बर्निंग सल्फर हैज़ इवॉल्व्ड। तो राइट आंसर चूज़ करो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड विद द ब्रिलियंट वाइट लाइट। याद रखना है आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में, जब आप देखोगे मैंने इसका वीडियो भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम शो होता है। बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, उसको तुम तो नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, तुमको गॉगल्स पहनने पड़ते हैं, अदरवाइज़ आंखें ख़राब हो जाती है। इतना ज़्यादा उसमें वाइट लाइट रिलीज़ होता है जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है किसमें, नॉर्मली एयर में। ठीक है, तो अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। With the reference of four gases CO2, CO, Cl2 and O2, which one of the option in the table is correct? इन सारे गैसेस के सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है, डी है। ये सारे गैसेस दे रखे हैं और ऑप्शन में दे रखा है एसिडिक ऑक्साइड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, प्रोडक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन, प्रोडक्शन ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों के यूजेस पता होंगे तभी आप इसको लिख सकते हो, है ना। यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, इसका तो Cl2 होता है, क्लोरीन गैस का हम स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन में तो कंफर्म कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, तो इसकी वजह से आपको आई थिंक राइट आंसर पता चल रहा होगा, विच इज़ द ऑप्शन नंबर बी। देख लो आप बी ऑप्शन के अंदर में ही यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट में क्या लिखा हुआ है Cl2 एंड प्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन में क्या लिखा हुआ है CO2। बाकी की चीज़ें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन, जब कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए के अंदर में एसिडिक ऑक्साइड है CO2। ऑब्वियसली यार CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉर्मल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और ऊपर से जब H2O रिलीज होता है, जब रेन वाटर आता है कॉन्टेक्ट में, तो वो कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और वैसे भी एक मेरा स्टेटमेंट याद रखना यार कि जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर, और कार्बन नॉन मेटल है, इसकी वजह से वो क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। क्वेश्चन उतना भी ज़्यादा टफ नहीं था जितना अपने को लग रहा था। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब containing green ferrous sulfate solution, it will be observed that the ferrous sulfate solution, ऑप्शन ए में है टर्न्स ब्लू एंड ग्रे सब्सटेंसेस इज डिपोजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन। ऑप्शन बी है टर्न्स कलरलेस एंड ग्रे सब्सटेंसेस डिपोजिट ऑन द कॉपर कॉइन। ऑप्शन सी है टर्न्स कलरलेस एंड रेडिश ब्राउन सब्सटेंसेस डिपोजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन। ऑप्शन डी है रिमेन ग्रीन विथ नो चेंज इन अ कॉपर कॉइन। ध्यान से देखना, पहले समझो इस चीज़ को क्या बोल रहा है वो, है ना। प्लेसिंग कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ऑलरेडी ग्रीन होता है उसके अंदर कॉपर कॉइन डाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे कौन से रिएक्शन होने के चांसेस हैं, चांसेस है, होगा कि नहीं होगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। चांसेस है कि हो सकता है कि उसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। कब होगा पता है, जब जो पर्टिकुलर आप कॉपर कॉइन डाल रहे हो वो फेरस आयन में से, फेरस से पर्टिकुलर Fe से ज़्यादा रिएक्टिव हो, बट Fe से तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता ही नहीं है। तो इसकी वजह से आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, रिमेन ग्रीन विथ नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। इसमें कोई भी चेंज इन द केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा यार। क्यों? क्योंकि कॉपर पहले से ही इनएक्टिव है और फेरस आयन जो है आपका फेरस सल्फेट वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई। ठीक है, अगर इसी की जगह पे हम फेरस कॉपर की जगह पे हम सोडियम को प्लेस करते तो आराम से वो आयरन को रिप्लेस कर सकता था। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, अनीता एडेड अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड एसिडिक एसिड, है ना, एसिडिक एसिड का डाइल्यूशन करके उन ड्रॉप बाय ड्रॉप वो ऐड कर रही है, एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन अ पीएच पेपर, पीएच पेपर के ऊपर में दोनों चीज़ें ऐड कर रही है, एंड द कंपेयर द कलर, दो पीएच पेपर अलग अलग हैं, एक में एसिटिक एसिड ऐड कर रही है अनीता, दूसरे के अंदर में ऐड कर रही है वो पीएच पेपर में, है ना, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब इसके अंदर में दोनों चेंज इन कलर हो रहा है, यानी दोनों पीएच पेपर जो है वो दोनों एसिड के लिए अलग अलग कलर शो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, pH of the acetic acid is more than the hydrochloric acid, pH of the acetic acid is less than the hydrochloric acid। C है कि acetic acid dissociates completely in aqueous solution। D एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो चेक कर लेते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पीएच ऑफ द एसिटिक एसिड इज लेस देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, दो टाइप के एसिड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड।
एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो कि हाइड्रोलाइज कंप्लीटली हो जाते हैं ना, आयनाइज हो जाते हैं। जैसे कि तुमने HCl को पानी के अंदर डाला तो H+ और Cl- कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा, देन वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो एसिटिक एसिड है उसको जब तुम वाटर में ऐड करोगे तो वो कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता है, दैट्स वाई इट इज़ अ टाइप ऑफ वीक एसिड। और जब वो वीक एसिड है तो उसका जो पर्टिकुलर pH है वो एसिटिक एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कम होगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्मूला ऑफ द 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला दे रखे हैं ABCD में, तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है इसमें। देख लो आप एक बार ध्यान से, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर B। तो क्यों B है एक बार देख लो ध्यान से, फॉर्मूला ऑफ द 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और द सो बिलो, है ना, ये सारे के सारे फॉर्मूला है बस, है ना। ऑप्शंस देखो, इसके ऑप्शन में दे रखा है ABR अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, CDR सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, C पे बोलेगा एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिक चेंजेस A to C, D में है एडिशन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस B to D। तो अब देखो सोचो एक बार ध्यान से, ऑप्शन नंबर B ऐड होने का क्या है रीज़न, C and D आर द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक सिंपल सा लॉजिक है, सेचुरेटेड मतलब कि कंप्लीट बॉन्ड हो चुका है, उसमें एक भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। कार्बोनेट्स कंपाउंड में तुम पढ़ोगे कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, है ना। सी वाले के अंदर में देखो वो स्ट्रक्चर किसका है, वो इथेन का है। इथेन के अंदर में हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, दैट्स वाई सेचुरेटेड है वो। और डी ऑप्शन में भी वो किसका एग्जांपल है, इथेनॉल का, जिसको अल्कोहल आप बोलते हो, है ना, इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल है वो। और वो भी एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बिकॉज नो डबल बॉन्ड्स आर अवेलेबल देयर। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर B ही करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, in the given transverse section of the leaf identify the layer of the cell where maximum photosynthesis occur। ये लीफ को ट्रांसेक्शन करके लिखा हुआ है ना, लीव्स को बीच में से कट कर रखा हुआ है और उस ट्रांजेक्शन करके पूछ रखे हैं कि वेयर द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन से प्लेस पे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये अपर सेक्शन है, ऊपर एपिडर्मिस है, नीचे धीरे धीरे आप जैसे जैसे आते जाओगे उसके लीव्स के लोअर सेक्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा आपको ये बताना रहेगा इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाता है B, है ना। सेकंड और थर्ड कंडीशन में ही सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, बिकॉज अपर लेवर जो होती है ज़्यादातर के सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होती है, फोटोसिंथेसिस नीचे होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन बिलो। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखो, एक प्लांट है, इसके अंदर में एक बीकर प्लांट रखा हुआ है, एक जार के अंदर में, बेल जार के अंदर में, उसके अंदर पेट्री डिस्क लिखा है और पेट्री डिस्क के अंदर एक X कंपाउंड रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आपका सेटअप हो गया। ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो एंड नेम द केमिकल इंडिकेटेड एज X दैट कैन एब्जॉर्ब द गैस विच इज़ इवॉल्व्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। यार पहले एक बात मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन ना उन्होंने CBSE वालों ने रिपीट किया है। पिछले साल के सैम्पल पेपर क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन था। अगर यकीन नहीं आ रहा है ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, यहाँ आई बटन पे भी दिख जाएगा, इस वीडियो के एंड में भी दिख जाएगा। पिछले साल का जो सैम्पल पेपर था ना उसका कंप्लीट 2 आवर का सॉल्यूशन का वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसको एक बार देखो। और इसके जैसे केस स्टडी जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके रेफरेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार गो थ्रू करो उसको भी, है ना, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, कंप्लीट ऐसे एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखने की ज़रूरत नहीं है अगर तुमको पहले से आता है तो। एक बार क्वेश्चन आपको आंखों के सामने से गुजर जाना चाहिए, दैट इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है NaOH, बी है KOH, सी है OH ट्वाइस है, फिर K2CO3 है। इसका राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर B, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे इस्तेमाल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्यों होता है मैं आपको ये भी बता दूँ। बेलजार के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है किसका, H2O का, ठीक है। क्या करते हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर में कि वो ऐसा अवेलेबल करवा रहे हैं कि मतलब एक बेलजार के अंदर में उसको ऑक्सीजन तो मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट तो मिल रहा है, बट वाटर नहीं मिल रहा है। वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि देखते हैं ऐसी सिचुएशन में फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं। तो यहाँ पे KOH का जो इस्तेमाल होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, इफ टैल पी प्लांट क्रॉस्ड विद द पर्पल ड्वार्फ प्लांट देन द व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल। तो ऐसे कंडीशन एक टॉल प्लांट है पी प्लांट जो कि क्रॉस करा जा रहा है प्योर ड्वार्फ प्लांट से। एक टॉल प्लांट है उसको प्योर ड्वार्फ प्लांट से हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में F1 एंड F2 के अंदर में टॉल प्लांट का जनरेशन कैसा होगा आपको
ये बताना है, राइट। तो इसका आंसर मेंडल का सबसे पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना, और जो कि आंसर आपका आ जाता है डी। बिकॉज आपने देखा होगा यार, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल आए थे। सेकेंड जनरेशन के अंदर में क्या हुआ था, 3 प्लांट आए थे इसके टॉल एंड 1 प्लांट था ड्रॉफ। तो इसके अगर 3 और 1 का रेशियो अगर देखने जाओ तो 75% F2 जनरेशन में टॉल प्लांट थे और 25% ड्वार्फ थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 100% किसमें, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल होंगे और F2 जनरेशन के अंदर में ओनली 75% प्लांट ही टॉल होंगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जर्व द 3 फिगर्स गिवन बिलो। इन सारे फिगर्स को तुम ऑब्जर्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पैच द ट्रॉपिकल मोमेंट अप्रोप्रिएटली। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा ट्रॉपिकल मोमेंट सबसे परफेक्टली शो कर रहा है उसको आपको बताना है। तो ए, बी और सी आपको बताया हुआ है, तो चूज़ करके बताओ आपका कौन सा आंसर सही है। अब अकॉर्डिंग टू मी इसमें 2 ही ट्रॉपिकल मूवमेंट हो रहे हैं। एक तो हो रहा है यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा हो रहा है यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म में रूट का मूवमेंट होता है अर्थ की तरफ रूट के मूवमेंट 2 सीन में दिख रहे हैं, एक तो ए में और एक तो सी में। दूसरा है फोटोट्रॉपिज्म, जो स्टेम है वो उसको लाइट की तरफ ही जाना चाहिए और सनलाइट ऊपर से आती है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको ऊपर जाना चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही होगा। लेकिन चेक कर लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है मतलब वो सही है, बट ऑप्शन डी में दे रखा है सी ओनली, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द डायग्राम सोन बिलो डिस्पाइट द पॉलिनेशन। ये डायग्राम में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। चूज द ऑप्शन दैट विल शो द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऐसे कंडीशन में आपको कौन सा ऑप्शन होगा कि जब मैक्सिमम पॉलिनेशन होगा। ए वाले में देखो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सी वाले में भी सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, डी वाले में भी देखो अलग अलग प्लांट से ऐसे पॉलिनेशन हो रहा है, और बी में भी अलग अलग प्लांट से पॉलिनेशन हो रहा है। सबसे ज़्यादा वेरिएशन कौन से पॉलिनेशन में आएगा आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है कि ए बी सी तीनों में, बी है बी डी में ओनली, सी है बी सी डी में एंड डी है ए सी के अंदर में ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों, क्योंकि बी और डी दोनों ही एग्जाम्पल अगर आपको फिगर के अंदर में दिख रहा हो तो बी और डी दोनों ही फ्लावर से क्रॉस होते हुए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से ही बी और डी यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर द सर्वलर टाइम। ऐसे कंडीशन में सर्किट को एक कुछ टाइम के लिए रखा है, कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू द बिकम हॉट। अब कॉपर वायर को गर्म करना उनका पर्पज़ है। एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वायर। टेम्परेचर जो कॉपर वायर का है इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है कॉपर वायर का उसके ऊपर में क्या फ़र्क पड़ेगा वो ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से समझना इसको 1 by 1। ऑप्शन ए में दे रखा है डिक्रीजेस, ऑप्शन बी में रिमेन द सेम, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजेस एंड ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजेस फॉर सम टाइम एंड देन डिक्रीजेस। तो ऑप्शन इसका सही है जो इंक्रीजेस। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस जो कॉपर वायर का है उसके साथ साथ बढ़ना ही स्टार्ट होगा, वो कम नहीं होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर में अ कॉपर वायर इज़ हेल्ड बिटवीन अ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। 2 पोल मैग्नेट के बीच में जो कॉपर वायर को उन्होंने रख रखा है। अब ऐसे सिचुएशन में पूछ रहे हैं द करंट ऑफ द वायर कैन बी रिवर्स्ड, द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड ओवर हाउ में द 4 डायरेक्शन शोन कैन बी फोर्स ऑफ द वायर। तो ऐसे कंडीशन में क्या पूछ रखा है कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा। उन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसे सिचुएशन में दो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी। यहाँ पे फोर्स सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक वायर दिख रहा है, वायर के ऊपर में प्लास्टिक का इंसुलेशन लग रखा है, आपको बीच में जो मेटल कोर दिख रहा है वो सिर्फ उतना सा ही है, और मेटल कोर का डायमीटर क्या है, डी है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में वो बोल रहे हैं कि अगर उनको वायर को जो है ना, वायर को उन्होंने डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, अगर वायर की रेजिस्टेंस को उनको कम करना है तो ऐसे सिचुएशन में उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। कौन सा फिनोमेना, कौन से सिचुएशन को उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा। और दूसरा है डायमीटर ऑफ द वायर, क्या डायमीटर को इंक्रीज करने से इसका रेजिस्टेंस कम होगा। सी टेम्परेचर ऑफ द वायर, डी है थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन। तो पहली बात तो यार थिकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ना है, बट यहाँ पे तो कम करने की बात चल रही है। और एक और चीज़ मैं तुमको बता दूँ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया कब बढ़ेगा, जब तुम इसके डायमीटर को बढ़ाओगे। तो डायरेक्ट सी बात है, लेंथ
के बढ़ाने पर से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट अगर तुम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को यानी तुम डायमीटर को बढ़ा रहे हो तो ऐसे कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस कम होगा, बिकॉज बोथ क्वांटिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, डायमीटर इंक्रीज करने की वजह से, ठीक है। 16 क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कैरिंग अ करंट। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो ऑप्शन ए है स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, सी है रेडियल लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वायर, एंड डी है कंसंट्रेट सर्किट्स सेंटर्ड अराउंड द वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंसंट्रेट सर्कल सेंटर्ड अराउंड द वायर। और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं वो स्ट्रेट वायर का, राइट हैंड थंब रूल इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। और ये जो वायर है वो मेरा थंब इंडिकेट कर रहा है और इसके चारों तरफ में ये क्या हो लग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप देखो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर, इस वायर के ऊपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे गोल गोल में बन रहा है ना, यही मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करता है। इसकी वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर में क्या रखा है, पूछा है उन्होंने एसेरेशन रीजन के क्वेश्चन है। अब ये सारे क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अब पर्टिकुलर मुझे एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करनी है क्लास 9 एंड 10 दोनों स्टूडेंट्स के लिए ही, असर्शन रीजन के क्वेश्चन। तो अगर आपको लगता है कि वो नीडेड है चैप्टर वाइज, है ना, सारे चैप्टर के असर्शन रीजन के क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं उसका प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो अगर रिक्वायर्ड है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म करो और बोलो कि यस सर वी रिक्वायर्ड इट, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा काम करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एसेंशन रीजन के क्वेश्चन भी। ऑप्शन ए में होता है कि एसेंशन रीजन दोनों सही है, बट उसका रीजन एक्सप्लेनेशन जो रीजन है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। बी में होता है कि बोथ असर्शन रीजन ट्रू बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। सी में है असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। डी में है असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। तो वन बाय वन इसको समझते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए हम सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। सी रीज़न जो बोला है, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लाइट जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब दोनों स्टेटमेंट हालांकि एक दूसरे से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है, आई डोंट नो उन्होंने साथ में क्यों रखा, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए मैं भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों सी? बिकॉज ए तो ट्रू है बट आर फॉल्स है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है ना वो खुद एनर्जी रिलीज करता है, उसको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, उसके पास पहले से एनर्जी होता है ना। और AgBr को यस हम वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन पूछा है हाइट ऑफ द प्री प्लांट इज कंट्रोल्ड बाई एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम्स एंड दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड। जो हाइट है किसका? पी प्लांट का, ऐसे कंडीशन में जो उसकी एफिशिएंसी कंट्रोल करता है ना। तो आपको ये बताना है जो हाइट है पी प्लांट का वो एंजाइम जेनेटिकली कंट्रोल करता है ना। रीज़न बोल रखा है सेलुलर DNA इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर द मेकिंग द प्रोटीन इन द सेल। सेलुलर DNA ही प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यस। जो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो DNA ही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है ना। तो इसकी वजह से हाइट ऑफ द पी प्लांट इज कंट्रोल बाय एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड। जो पी प्लांट की हाइट है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? एंजाइम्स करते हैं। और एंजाइम्स की एक बात बता दूँ, ऑल एंजाइम्स आर द मेड अप ऑफ प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट मेड अप ऑफ एंजाइम, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एंजाइम्स जो है प्रोटीन से बने और प्रोटीन को कौन कंट्रोल करता है? सेलुलर प्रोटीन को DNA। तो ऐसे कंडीशन में DNA ही रिस्पॉन्सिबल होता है हाइट के लिए। बात समझ में आ रही है? नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मैक्सिमम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एम्फीबियंस जो होते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर एक दूसरे में उसके डिसॉल्व हो जाए तो ऐसे सिचुएशन को वो टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब वो मरेंगे नहीं इसकी वजह से, ठीक है। रीज़न है एम्फीबियंस आर दी एनिमल्स विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस के बाद में जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका सिर्फ 2 ही चैम्बर होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी।
तो ऑप्शन नंबर सी का मतलब है असर्शन तो ट्रू है, यानी कि अगर तुम उसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स कर दोगे तो ऐसे चीज़ों को वो टॉलरेट कर जाएंगे, बट एम्फीबियंस के पास 2 चेम्बर्ड हार्ट नहीं होते हैं ना। तो नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन ऑन अ फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग अ सोलेनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन अ जियोग्राफिकल रीजन एन एस डायरेक्शन। अगर तुम फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को तो अपने आप वो स्टे कर जाएगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो अगर ऐसा वो कब हो करेगा, जब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता हो। तो रीज़न पूछ रहा है, वन ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनाइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर वन एंड्स बिहेव लाइक अ साउथ पोल जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। तो ये परफेक्ट मुझे लग रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यस, इट इज़ करेक्ट। असर्शन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि जब तुम सोलेनॉइड के अंदर में करंट अप्लाई करते हो ना तो सोलेनॉइड बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बाहर मैग्नेट की तरफ शो होता है ना। इवन जो सोलेनॉइड होती है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी बार मैग्नेटिक से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो इसकी वजह से ही वो बार मैग्नेट की तरह जब उसको तुम फ्रीली सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ और साउथ पोल के डायरेक्शन में अपने आप सिचुएट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ नेक्स्ट पार्ट जो सेक्शन बी और सी है आपका, इसके क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो। इसके क्वेश्चन के मैं 1 बाय 1 बनाने का ट्राई करूँगा, या फिर अगर नीडेड है तो उसको सेक्शन बी को बाद में बना देंगे, फिर सेक्शन सी एंड डी का वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।